Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education, and I am working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Visually Impaired Children, and this course is from Masters of Special Education with an area of specialization of visual impairment. The course code is SPED 4137 and this is a course of 3 credit hours. The title of today's lesson is Expository Teaching Approach, and expository teaching approach में हम डिटेल से expository teaching method को डिस्कस करेंगे. Its procedures, steps and uses of expository teaching method. Firstly, we will discuss a general review of teaching approaches. Here are some basic concepts regarding different approaches and methods. These are different terms which are used simultaneously, and we often confuse these terms. Let's have a discussion to differentiate between these different terms. First one is approach, one's viewpoint towards teaching. Approach जो है वो एक general point of view होता है जिसकी बेस पर बाद में methods और techniques वगैरह decide की जाती हैं. So approach जो है वो एक basic level का concept है जो कि broader level पर होता है, ज़्यादा चीज़ों को point कर रहा होता है. Second है term method, a series of related and progressive acts performed by a teacher and students to achieve the objective of the lesson. पहली बात यह है कि मेथड जो है उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों पार्ट होते हैं, दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जो पर्पज़ है वो बेसिकली अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन होता है. तो जो भी ऑब्जेक्टिव टीचर ने सेट किया है उस लेसन के लिए, उसको अचीव करने के लिए मेथड को डिज़ाइन किया जाता है. और मेथड जो है वो बेसिकली अप्रोच के ऊपर बेस कर रहा होता है. जो भी टीचिंग अप्रोच एक टीचर यूज़ कर रहा होता है उसकी बेस पर उसके टीचिंग मेथड्स यूज़ होते हैं. थर्ड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑफ टेक्निक, the personal art and style of the teacher in carrying out the procedure of teaching. So technique जो है वो उसको लिए वो क्या है कि टीचर जो है वो अपने उसका स्टाइल क्या है, उस अपनी टीचिंग मेथड के अंदर उसको वो अप्लाई कैसे करता है, और वो अपनी क्लास के अंदर उन प्रोसीजर्स जो वो डिसाइड कर चुका है उनको कैरी आउट किस तरीके से करता है, तो उसको टेक्निक कहते हैं. Next है strategy. Strategy is basically a set of decisions to achieve an objective that results in plan. So strategy जो है वो overall एक plan की shape लेती है कि एक teacher जो है उसने किस तरह से कौन सी approach को choose किया है, within that approach उसने कौन से method को appropriate समझा है in order to in order to achieve the objective of the lesson. एंड देन उसने कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया है, कौन सी टेक्निक्स को इनकलकेट किया है अपने मेथड के अंदर. सो ये ओवरऑल जो है इसको हम स्ट्रैटेजी का नाम देते हैं. अप्रोच फॉर एग्जांपल आपने जितनी भी डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी हैं, बहुत सी डेवलपमेंट की अप्रोचेस होती हैं, लर्निंग की जो अप्रोचेस हैं वो आपने बहुत सी थेरीज़ और लाइक उस तरह से पढ़ी हैं. टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, मेथडोलॉजी की, पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्टिविज़म को पढ़ा है. तो कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ बेसिकली एन अप्रोच दैट इज़ नॉट अ सिंगल मेथड, दैट इज़ अ टीचिंग अप्रोच विच इज़ यूज्ड इन टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. एंड देन मेथड्स, मैनी मेथड्स आर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज़म. ठीक है, मेथड्स बहुत से हैं जो कि कंस्ट्रक्टिविज़म के अप्रोच को फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इंक्वायरी मेथड है,
इसी तरह से जो है वो और बहुत से मेथड्स जो है वो कंस्ट्रक्टिविज़म की अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं। तो टीचिंग मेथड्स जो हैं ये स्पेसिफ़िक होते हैं और आप लोग इन सबको डिटेल से बहुत से सब्जेक्ट्स में पढ़ भी चुके हैं। नाउ इज़ टेक्निक जो है वो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया कि टीचर का एक स्टाइल है जो उसका पर्सनल आर्ट है जो उसके क्लासरूम्स में बहुत अपेरेंट होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ टीचर्स होते हैं जिनको क्वेश्चन आंसर्स बार बार क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन आंसर टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। और जब एक टीचर जो है वो ओवरऑल एक अपनी अप्रोच के अंडर अपने मेथड को चूज़ करता है और अपने मेथड को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो रेलिवेंट टेक्निक्स को यूज़ करता है, तो दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा होता है टीचर अपने ओवरऑल लेसन के लिए। So this was a clarification of different terms which are used when we talk about different methods. तो इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना, इनको आपने अलहदा से देखें। हर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए so that you can use appropriate term where you have to use it. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। अगर हम टीचिंग मेथड्स को ग्रुप करते हैं, बहुत से टीचिंग मेथड्स हैं, अगर हम उनको ग्रुप करते हैं दो टाइप्स जो हैं वो मेजर हमारे पास निकलती हैं टीचिंग मेथड्स की। लेट्स टॉक अबाउट इट। First one is direct approaches and direct approaches में as the word is indicating expository strategies बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होती हैं, like deductive method, demonstrative method या demonstration and expository method। ठीक है, तो एक्सपोजिटरी मेथड जो है ये एक अलहदा से एक मेथड है जो कि डायरेक्ट अप्रोच को फॉलो कर रहा होता है और आज का लेक्चर जो है वो एक्सपोजिटरी मेथड पर बेस कर रहा है और हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड जो ग्रुप ऑफ टाइप्स है ऑफ टीचिंग मेथड्स, तो वो है एक्सपीरियंशियल अप्रोचेस। तो एक्सपीरियंशियल अप्रोचेस जो हैं उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं, उसमें बेसिकली एक्सप्लोरेटरी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हो रही होती हैं और विद इन एक्सप्लोरेटरी स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन से टीचिंग मेथड्स उसके अंदर आते हैं। First one is inductive and problem solving, discovery and laboratory, reflective and inquiry, and constructivism and metacognition की जो strategies हैं, जो approaches हैं वो इसके अंदर यूज़ होती हैं। Now we will start talk about expository method of teaching and what exposition is. The basically in exposition we use an expert to explain a concept or give information to the students. So ये expert based एक teaching method होता है जिसमें जो इस को lead कर रहा होता है classroom को, वो बेसिकली एक्सपर्ट का उसको समझा जाता है और वो कोई भी नया कॉन्सेप्ट और उसके नई इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर टू द स्टूडेंट्स। It is a kind of method that interprets or explains a comprehensive topic or subject matter. So it involves interpretation and explanations. It is not only about the delivery of information. ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि एक टीचर जो है दैट इज़ ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड जस्ट डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग एनी टेक्निक। तो बल्कि इसमें ये होता है कि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन पुट की जा रही है, जो भी मैटर जो है वो शेयर किया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, टीचर उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लेन करता है टीचर। So this is a basic characteristic of the expository method, that teacher is not only delivering the information but also interpreting and explaining in front of in front of students. Another characteristic of expository method is that the teacher is in complete charge and guides the lesson. ठीक है, इसमें जो टीचर है वो बेसिक रोल प्ले कर रहा होता है
और सारा जो है वो क्लासरूम उसके हाथ में होता है, वो अपने उसको चार्ज में लेता है, गाइड करता है स्टूडेंट्स को, एंड ही और शी इज़ ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द डिस्कशन एंड आस्क्स क्वेश्चंस बाय कॉलिंग ऑन स्टूडेंट्स फॉर आंसर्स। सो क्वेश्चन आंसर सेशन हो या कोई और डिस्कशन हो तो उसको भी जो है वो टीचर लीड कर रहा होता है। टीचर लेड डिस्कशंस इसमें होती हैं इस मेथड के अंदर, जिसमें बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होते स्टूडेंट्स इस मेथड में। टीचर है वो ज़्यादा वोकल होता है, वो ज़्यादा बात कर रहा होता है, ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है, और इवन जो क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं उसमें भी टीचर लीडिंग रोल प्ले कर रहा होता है। So these were the two basic characteristics of expository method we have discussed, that it involves interpretations and explanations, and the second one characteristic is about the role of the teacher. Now we will discuss different situations where we can use expository method in the classroom, and first one is when relevant information is needed to make the class understand a part in the lesson. So जब एक information आपने deliver करनी होती है क्लास को तो हम expository method को choose करते हैं, और स्पेशली जब इंफॉर्मेशन जो हमने डिलीवर करनी है क्लास को वो क्वाइट लेंथी हो, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, अगर हम उसको डिस्कशन या किसी और मेथड में लेकर जाएं तो उस वक्त हम किसी और मेथड की बजाय जो है वो बल्क में जब एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो स्टूडेंट्स से तो उसको हम उसमें उस सिचुएशन में हम एक्सपोजिटरी मेथड को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। When pupils do not have the information and time can be saved by the teacher telling it, मतलब एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी उसकी बेस नहीं बनी हुई स्टूडेंट्स में, या जो है वो इंफॉर्मेशन इस नौयत की है कि वो बच्चों को बताने में या उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस में अगर जाएं तो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशंस जिसको ऑलरेडी बच्चे बिल्कुल नहीं जानते और टाइम सेविंग के लिए जो है वो टीचर जस्ट टेलिंग टेक्निक को यूज़ करता है कि बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई जा रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस या उसको एक्टिविटीज़ में लेकर नहीं जाते। तो इस तरह की सिचुएशन में हम एक्सपोजिटरी मेथड को प्रेफर करते हैं। Another situation where expository method can be preferred is when an idea or in principle can be learned only by explanations. For example, कोई भी ऐसी कोई law है, कोई principle है या any piece of information where explanation is necessary but practical is not performed. तो प्रैक्टिकल को अवॉइड करने के लिए या ऐसे आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स या पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस जिनको एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं हो और प्रैक्टिकल के बग़ैर जो है वो बच्चे उसको लर्न कर सकते हों, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करने के लिए एक्सपोजिटरी मेथड इज़ प्रेफरेबल। फोर्थ सिचुएशन is where the use of induction will take too much time to justify its use or wherever the difficulties of its use outweighs its value. So ऐसी situations जिसमें इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करना प्रॉब्लमेटिक हो, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, तो उसमें हम फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए एक्सपोजिटरी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोजिटरी मेथड जो है वो टाइम सेविंग मेथड है, कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा सकती है। तो इंडक्शन अप्रोच को जहाँ अवॉइड करना होता है ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस, या फिर जो है वो इंडक्टिव अप्रोचेस की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनके प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि उनके प्रोसीजर्स काफ़ी लेंथी होते हैं, काफ़ी जो हैं वो लेंथी भी होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो उनकी डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज करना जहाँ प्रॉब्लमेटिक हो रहा हो तो वहाँ उसको फिर हम एक्सपोजिटरी मेथड पर ले जाते हैं। हमें पता है कि जो इंडक्टिव अप्रोचेज़ हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ के ऊपर बेस करती हैं तो उनकी वैल्यू डेफिनेटली इन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। वो लर्निंग क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्ट हो रही होती है
तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा है टीचिंग में। लेकिन यह है कि अगर लर्निंग की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा उसकी डिफ़िकल्टीज़ आउटवे कर रही हों, ज़्यादा वज़न रख रही हों, तो उसको फिर जस्टिफाई हम करते हैं बाय द यूज़ ऑफ एक्सपोजिटरी मेथड। सो दीज वर द डिफरेंट यूजेस ऑफ एक्सपोजिटरी मेथड। Now we will discuss different steps in conducting the expository method of teaching. First, we will review कि इसमें कौन सी approach use होती है. The proper mindset may be established by recalling past experiences related to the present lesson. क्योंकि ये एक बेसिक टेक्निक है, मैंने शुरू में आपको इन कॉन्सेप्ट्स को डिफ्रेंशिएट करवाया था। तो इस अप्रोच के अंडर जो है वो हम बेसिकली एक टेक्निक यूज़ करते हैं जब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट लेसन को स्टार्ट करने के लिए बच्चों को पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिलेट करवाया जाता है, रिकॉल करवाया जाता है। द पॉइंट्स टू बी एक्सप्लेन्ड मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द क्लास। तो पहले शुरू में पॉइंट्स को एनलिस्ट करना ज़रूरी है क्लास के सामने कि हम कौन से पॉइंट्स को आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू में ही उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना क्लास के सामने ज़रूरी है और फिर हर पॉइंट से रिलेटेड जो है वो उनको रिकॉलिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस की रिलेशन जो है रिलेट करवाया जाता है प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ। अप्रोच बच्चे की डेवलप करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है that is of presentation. While explaining, it might be well for the teacher to make use of the following principles. क्योंकि इसमें टीचर जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, जब एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, उसकी बेस बनाने के बाद, एक बच्चे के ब्रेन में, माइंड में उसकी अप्रोच डेवलप करने के बाद, एक्सपोजिटरी मेथड की अप्रोच डेवलप करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो प्रेजेंटेशन है, जो इसमें टीचर मेन रोल प्ले करने जा रहा है। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो टीचर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे इन ऑर्डर टू डिलीवर इट मोर इफेक्टिवली। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ रिलेट द न्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये जो है ये सिर्फ स्टार्ट में नहीं होता कि लेक्चर स्टार्ट करना है तो उस टाइम पर सिर्फ जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ न्यू टॉपिक को रिलेट करके जस्ट एक स्टार्ट ले लिया जाए और उसके बाद जो है वो थ्रू आउट लेसन जो है वो उसमें कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस इंक्लूड ना किए जाएं, तो ये इनइफेक्टिव लर्निंग हो जाएगी। एक्सपोजिटरी मेथड में थ्रू आउट द लेसन जितनी भी टीचर जो है वो उसको एक्सप्लेनेशंस में लेकर जा रहा है, तो विद इन एक्सप्लेनेशंस उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस को टाइम टू टाइम रिलेट करते रहना चाहिए विद डिफरेंट एग्जांपल्स, और बच्चे को बार बार उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ न्यू लर्निंग को रिलेट करना है। सेकंड प्रिंसिपल जो के टीचर्स को ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अपने जहन में रखना चाहिए, टीचर एंड क्लास शुड हैव द सेम व्यू पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट इज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। ये जो पॉइंट है एक्सपोजिटरी मेथड का, ये बेसिकली इसके प्रोसीजर को हमें शो भी करता है कि इसमें टीचर और स्टूडेंट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं या टीचर जो है वो स्टूडेंट से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो वहाँ तो इंक्वायरी का स्टार्ट हो जाएगा ना, कि इंक्वायरी की इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उसमें फिर ज़ाहिर है एक नया क्वेश्चन आएगा और उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती एक्सपोजिटरी मेथड में, जस्ट इसमें स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर्स। तो क्वेश्चन जो है वो अलाउ नहीं होता फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, और क्लास में जो टीचर है, टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपोजिशन मीन्स नॉट ओनली एक्सप्लेनिंग बट ऑल्सो इंटरप्रेटिंग। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टीचर जो है वो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन सिर्फ ये नहीं कि बार बार उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो, बल्कि उसमें कुछ इंटरप्रिटेशंस भी होनी चाहिए जिसमें बच्चे जो है उसको थिंकिंग की तरफ लेकर जाया जाए स्टूडेंट्स को, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन आंसर्स करके भी किए जा सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है जिसमें टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हों बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए वर्बली, और ताकि वो सिचुएशन को इंटरप्रेट कर सकें टीचर के साथ। लास्ट जो पॉइंट है जिसको ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टीचर्स ने अपने जहन में रखना होता है वो है मटेरियल्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो एज टू परमिट थिंकिंग।
तो मटेरियल जो है वो क्लासरूम का ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और उसके अलावा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्लास के अंदर यूज़ हो रहे हैं ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जब यूज़ होते हैं तो वो इस तरह के होने चाहिए कि वो बच्चों में जो है वो थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हों। सो बेसिकली जो स्टेप्स हैं एक्सपोजिटरी मेथड के वो सिर्फ दो हैं। फर्स्ट हमने देखा कि अप्रोच हम डेवलप करते हैं बाय रिलेटिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उसके जब अप्रोच बच्चे के माइंड में डेवलप हो जाती है तो उसके बाद सेकंड जो स्टेप है दैट इज़ ऑफ प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में हमने फर्दर देखा कि टीचर किस तरह से प्रेजेंट करता है और कौन कौन से पॉइंट्स को उसने अपने जहन में रखना होता है। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्सपोजिटरी मेथड। The teacher is in control of presenting the subject matter and directs the students through the lesson। ठीक है, जो मेजर कंट्रोल है वो ज़ाहिर है टीचर का होता है। जब वो सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट कर रहा होता है तो वो सारा कंट्रोल जो है उस लेसन का, लेक्चर का, वो टीचर के हाथ में होता है। A rule is presented with an example and then practice is provided। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूं कि एक्सपोजिटरी मेथड जो है दैट इज़ वो कई जो पुराने मेथड्स थे लाइक लेक्चर मेथड, और उनका वो एक कॉम्बिनेशन है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, वन साइडेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये उससे थोड़ा सा इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई हैं एक्सपोजिटरी मेथड के अंदर। सो इसलिए इसका नाम जो है वो टाइटल जो है वो अब एक्सपोजिटरी मेथड है, क्योंकि इसमें इन्होंने फिर प्रैक्टिस भी शामिल की है। लेकिन वो प्रैक्टिस जो है वो ऐसी नहीं होगी कि उसमें बच्चे अपना कोई जो है वो क्वेश्चन उसको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, बल्कि वो सिर्फ प्रैक्टिस जो है वो गिवन मटेरियल जो है जो ऑलरेडी आपको लेसन पढ़ाया गया है उसी की प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। The teacher focuses the students' attention on the key points of the subject and may use graphics, diagrams or other representations to elaborate on the subject। So teacher जो है वो basically उसका point ये भी होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है तो बच्चे जो हैं उनकी अटेंशन स्पैन इंक्रीज करना होना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है। और अटेंशन को ग्रास्प रखने के लिए टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स, डायग्राम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ग्रास्प द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। ज़्यादा देर तक उसको रखने के लिए, अटेंटिव रखने के लिए बच्चों को, तो डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। Generally, the expository teaching begins with an introduction and overview of the topic before providing more specific information and detail। ठीक है, तो start में it is very necessary to provide a detailed introduction of the topic to the students। The expository strategy set up the lesson and prepares the students for what's to come। तो ये बड़ा important है कि पहले एक स्टेज प्रिपेयर किया जाता है स्टार्ट में लेसन के, जिसमें बच्चा जो है वो रेडी हो जाता है इन ऑर्डर टू रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन। तो वो जब तक आप स्टेज प्रिपेयर प्रॉपरली अच्छे तरीके से टीचर नहीं करता तो डायरेक्ट अगर आप टीचिंग स्टार्ट कर देंगे तो उससे बच्चा जो है उसकी लर्निंग अफेक्ट हो सकती है। By moving from the general to the specific, it allows students to understand the increasingly detailed explanations of the information and link those explanations to information that was presented previously as part of the general overview। तो overviews जो हैं वो इस strategy या इस method में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बार बार जो है वो pause लेकर टीचर उसको explanations में जनरल ओवरव्यूज़ भी देता है टीचर्स बच्चों को, और इसमें जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जाती है और बच्चे जो हैं वो इसमें बार बार अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को भी लिंक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज़ टेक्स्ट बुक्स एज एक्सपोजिटरी लर्निंग। तो जहाँ भी टेक्स्ट बुक्स जो है वो बड़ी स्पेसिफिक यूज़ हो रही होती हैं, डेफिनेटली हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर जो है वो टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ही करिकुलम होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती हैं, और टेक्स्ट बुक्स को जहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है और उसको सिर्फ फोकस जो है वो टेक्स्ट बुक्स लर्निंग के ऊपर अगर हो तो वहाँ पर एक्सपोजिटरी मेथड ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करता है।
अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि टीचर क्लासरूम में यूज़ कर सकता है while teaching through expository method. To make the explanations clear and effective, devices may be used such as analogies and stories class में during discussions add की जा सकती हैं, illustrations की जा सकती हैं, models, डायग्राम्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस करवाई जा सकती हैं बच्चों को, एंड आउटलाइंस एंड समरीज टू सेट द फैक्ट्स इन प्रॉपर रिलेशनशिप. तो एंड पर जो है वो लेक्चर को समराइज़ करने के लिए उसकी प्रॉपर एक आउटलाइन बना दी जाती है. ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र आप समझ लें, उस तरह से एक ग्राफिकली ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है जितनी भी इंफॉर्मेशन न्यू लेक्चर में दी गई है उसको, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने ब्रेन में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन का फ्लो बना सकें, एक प्रॉपर आउटलाइन उनके दिमाग में बन जाए कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को और कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस को आज डिस्कस किया है. सो इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्लेनेशंस मोर क्लियर एंड मोर इफ़ेक्टिव, तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं इनको यूज़ किया जा सकता है. Now we will discuss different conditions for effective exposition, and the first condition is the teacher's thorough understanding of the subject matter to be explained. यानी ये वो चीज़ें हैं, ये वो conditions हैं कि अगर ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, अगर ये ऑलरेडी पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक्सपोजिटरी मेथड जो है दैट विल बी नॉट वेरी इफेक्टिव मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर्स थॉरो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो टीचर को क्लियर होनी चाहिए. The teacher's comprehension of the student's ability to understand the explanation. तो टीचर जो है उसको बच्चों का जैसे हम कहते हैं ना प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, वो क्लियरली और अंडरस्टैंड करना चाहिए. टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चों, मेरी जिस क्लास को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें किस रेंज, किस एबिलिटी के लोग बच्चे मौजूद हैं, वो किस हद तक मेरी इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कितना करेंगे, अंडरस्टैंड कितना करेंगे मेरी एक्सप्लेनेशंस को. तो बच्चों की एबिलिटी के बारे में टीचर के पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए. दैट मीन्स के एक टीचर जो है उसे अपनी क्लास के बारे में डिफरेंट उसकी क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनके बारे में एक अच्छा उनका नॉलेज, उनके बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो उनके उससे रिलेटेड एग्जांपल्स दे सके अपने लेक्चर के दौरान, उसी से रिलेटेड जो है वो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर सके, और उनके जो उनके डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में अगर टीचर जानता होगा तो उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशंस. The use of language and illustrations within the student's experiences and understanding. So during lecture it is necessary that teacher should use simple language, and the language vocabulary should be from the students experiences and understandings. तो जितनी भी illustrations और languages language हो रही है during lecture, तो वो टीचर को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो बच्चों के एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हों. आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ना लेकर आएँ और ऐसी लैंग्वेज को यूज़ ना करें जो कि बच्चों के लिए अंडरस्टैंडेबल ही ना हो, वो उस वोकेबलरी को अंडरस्टैंड ही ना कर पा रहे हों, तो वो उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. Now we will discuss different strategies, activities that can be used in expository teaching method. क्योंकि जो एक्सपोजिटरी मेथड है उसमें वो लेक्चर बेस्ड मेथड होता है, जिसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो टीचर उसको यूज़ कर रहा होता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, और टीचर जो है उसका रोल ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा वर्बल जो यूज़ है टीचर की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ये जो मेथड है इसकी वजह से बच्चे की अटेंशन स्पैन जो है वो उसको मेंटेन रखना एक प्रॉब्लम आ जाती है इस मेथड को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वन साइडेड इन्फॉर्मेशन होती है, एक तरफ से टीचर जो है वो ज़्यादा उसका कंट्रोल होता है, और बच्चे जो हैं वो एज एन पैसिव लर्नर्स प्ले कर रहे होते हैं अपना रोल.
तो इस में ये होता है एक प्रॉब्लम के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक उनकी लिसनिंग एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो दे कैन लूज़ देयर अटेंशन in the lecture. And in order to maintain their attention during the lecture, the teacher can use different activities in the classroom in order to explain the materials. So these are different activities which can be used while we are using expository method in the classroom. First one is teacher talk, that means lecturing. टीचर जो बहुत ज़्यादा है बात कर रहा है क्लास के अंदर, तो ये एक एक्टिविटी है जो कि इस दैट इज़ हैपनिंग इन द एक्सपोजिटरी मेथड क्लासरूम। तो लेक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है इस मेथड के अंदर। सेकेंड वन एक्टिविटी इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसमें अगर कहीं पर कोई ऐसा टॉपिक के अंदर ऐसा पॉइंट है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर ये समझता है कि उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, खुद करके कुछ दिखाना है। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स कि टीचर जो है वो कुछ प्ले करता है क्लास के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करता है जिसके थ्रू वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ करता है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सो डिमॉन्स्ट्रेशंस कैन बी यूज्ड इन द एक्सपोजिटरी मेथड क्लासरूम। नेक्स्ट इज़ असाइनमेंट्स एंड होमवर्क। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इस मेथड की कि डिफरेंट असाइनमेंट्स बच्चों को दी जाती हैं, जो कि क्लासरूम असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं, टेक होम असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं, और होमवर्क डेली बेसिस के ऊपर इस मेथड में दिया जाता है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज़ मेमोराइजिंग। तो टीचर जो है वो ही कैन टेक अ पॉज in the lecturing and provide the time to the students in order to memorize the new concepts. तो अगर क्लास के अंदर ही बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें, रिव्यू करें और मेमोराइज करें, तो ये उनकी मेमोरी के लिए और जो आपने न्यू इन्फॉर्मेशन उनको दी है उसको प्रोसेस करने के लिए उनको एक प्लेंटी टाइम देना चाहिए ड्यूरिंग द क्लासरूम। नेक्स्ट इज़ रिव्यूइंग। रिव्यूइंग जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि टीचर ही परफॉर्म कर रहा होता है और वो ओवरऑल जो उसने लेक्चर डिलीवर किया है उसमें पॉज लेकर पिछले लेक्चर को रिव्यू करता है और उसके बाद उसको रिलेट करके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाता है। और एट द एंड भी एक रिव्यूइंग एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द एक्टिविटी, और बच्चों की मदद के साथ टीचर जो है वो कोई बोर्ड के ऊपर एक रिव्यू डायग्राम भी बना सकता है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जितने भी उस क्लास के अंदर डिस्कस हुए होते हैं उनको रिव्यू करके उनका एक समरी भी दी जा सकती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट कैन बी यूज्ड इन द एक्सपोजिटरी मेथड क्लासरूम दैट इज़ क्वेश्चनिंग। एंड क्वेश्चनिंग में ये है कि ये वन साइडेड क्वेश्चनिंग होती है। क्वेश्चंस आर पुट फोर्थ बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर सपोज टू गिव आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। ये जो एक्टिविटी है ये टीचर के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बाय क्वेश्चनिंग टीचर्स कैन असेस द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द क्लासरूम ही टीचर जो है वो क्वेश्चंस करके बच्चों से उनकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को जज कर रहा होता है और विद इन लेक्चर फिर वो जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपनी लेक्चर और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज भी कर सकता है। और जैसे अगर ड्यूरिंग लेक्चर बच्चों से टीचर क्वेश्चन पूछता है एंड दे आर अनएबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, तो टीचर इस चीज़ को गैस कर लेता है कि जो प्रीवियस मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन डेवलप नहीं हुई बच्चों में, तो वो फिर दोबारा से एक्सटेंड कर सकता है उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन को एक्सटेंड कर सकता है। डिफरेंट एग्जांपल्स मज़ीद जो हैं वो बच्चों के एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करके उनको इंट्रोड्यूस करवा सकता है। लास्ट एक्टिविटी दैट कैन बी यूज्ड इन द एक्सपोजिटरी मेथड क्लासरूम इज़ डिस्कशन। तो डिस्कशन जो है वो इस क्लास में इस क्लास की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। डिस्कशन इज़ अगेन लेड बाय द टीचर नॉट बाय द स्टूडेंट्स, और बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं करते ऑल्दो कि टीचर जो है वो डिस्कशन को लीड कर रहा होता है और वो बच्चों से क्वेश्चनिंग के बाद जो है वो उसको लेकर जा सकता है कि डिस्कशन की तरफ भी।
लाइक क्वेश्चंस जो हैं वो उसके थ्रू अगर बच्चों को पता चला कि जी बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो टीचर एक डिस्कशन की तरफ बच्चों को लेकर जा सकता है, जिसमें वो अपनी जो उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, जो उन्होंने कॉम्प्रीहेंड किया है ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर को, उसको वो डिस्कस करते हैं बच्चे उसी लैंग्वेज में, उसी वोकेबलरी को यूज़ करते हुए जो कि टीचर ने यूज़ की है। तो वो अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और टीचर जो है वो उनकी डिस्कशन को लीड कर रहा होता है। So in today's lecture we have discussed in detail about the expository method of teaching and how it can be used in the classroom effectively. हमने बहुत सी strategies और different activities इसके अंदर discuss की, बहुत से ऐसे points के how it is delivered and how it is conducted and how it can be used in the classroom. Thank you very much for listening, and if you have any questions you can post in the Google Classroom. Thank you.